नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड टिप्स, टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ की ये विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम इस सीरीज़ का रेनबो पूरा करने जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी ये 7वीं श्रेणी है। और मेरे साथ इस पूरे रेनबो के कलर्स को पूर्ण करने के लिए पिछले 6 हफ्ते से और आज 7वां हफ्ता हो गया, मेरे दोस्त श्री समीर वोरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। समीर भाई, ये रेनबो हमने पूरा किया और हमारा ये रेनबो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद भी आया, इसकी हमें बड़ी खुशी है। तो जैसे आप जानते हैं, हमारे सब दर्शक मित्र भी जानते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड्स के निवेश के अलग अलग पहलू, ख़ास तौर से इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से और उससे भी आगे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लाभालाभ है, कैसे आप उसको इफ़ेक्टिवली टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स की बचत कर सकते हैं, ये सब हमने देखा। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स। आज हम एक विशेष सब्जेक्ट जो है आर्बिट्राज फंड्स, और इसके साथ साथ कई बार आप इंटरनेशनल इक्विटी है या गोल्ड सिल्वर के ETFs हैं, माना जो स्ट्रिक्ट सेंस में आपको इक्विटी लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं, पर उसका टैक्सेशन क्या है और उसके इन्वेस्टमेंट की क्या खूबियां हैं म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज आपके लिए ही पहला मेरा सवाल है कि एक जिसको हम कहते हैं आर्बिट्राज फंड। हाँ, ये आर्बिट्राज फंड में म्यूचुअल फंड का जो यूनिट्स का निवेश है, ख़ास तौर से हमारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उसमें ये बड़ा लोकप्रिय है। हाँ, तो पहले हम दर्शकों को समझाए कि ये आर्बिट्राज फंड होता क्या है। बिल्कुल सर। तो अगर मुकेश भाई मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई से समझाने की कोशिश करूं, तो आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि मैंने कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है और उसका ही कोई फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने वाला, उसको मैंने उसके सामने स्क्वायर अप करके रखा हुआ है। तो मेरी कोई ओपन पोजीशंस मार्केट में नहीं है। मीन्स के मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है और उसको सामने 3 महीने के बाद मैंने बेच भी दिया हुआ है। जैसे हम लोग पहले वायदा बाजार बोलते थे, तो ये वायदा है वन काइंड ऑफ, कि 100 रुपये मैंने कोई चीज़ लेके रखी हुई और टाइम वैल्यू ऑफ मुझे मनी मिल 105 रुपये मिल रही है और 3 महीने के बाद मैंने वही कॉन्ट्रैक्ट 105 में मैंने बेच दिया हुआ है। तो जैसे ही 3 महीने के बाद उसका जब भी सेटलमेंट आएगा, दोनों प्राइस सेम हो जाएगी। जो 5 रुपया है वो मेरा अर्निंग हो गया। तो उस तरह से आप इक्विटी में निवेश करने के बाद भी ओपन कोई रिस्क या ओपन कोई आपकी पोजीशंस नहीं है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसके तकरीबन आसपास आपके रिटर्न्स जनरेट होते हैं। एंड दो एज पर द सेबी क्राइटेरिया, सेबी डेफिनेशंस, कोर्स आपका जो निवेश हो रहा है 65% डोमेस्टिक इक्विटी में हो रहा है। जो आपका जो टैक्स ट्रीटमेंट उसके लिए जो ट्रीट किया जा रहा है वो आता है इक्विटी का। दैट मीन्स के 1 साल की अगर आपने पहले विड्रॉ किया तो 20% आपको लग रहा है और 1 साल के बाद आपने विड्रॉ किया तो 12.5% लग रहा है। तो जितने भी बड़े निवेशक हैं उनके लिए टैक्स आर्बिट्रेज वहाँ पे हो रहा है और कहीं पे भी उसकी ओपन पोजीशंस नहीं है। तो उसके केस में उसको एक सेफ्टी एंगल भी मिल रहा है और सामने सामने उसका एक रिटर्न भी जनरेट हो रहा है, जहाँ पे उसको टैक्स का बेनिफिट्स मिल रहा है। कहना ये है कि ये जो आर्बिट्राज स्कीम में हम निवेश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विटी में द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गेनिंग काफ़ी है, पर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लूजिंग आर इक्वली देयर। तो जो रोलर कोस्टर राइड हमारे इक्विटी के इन्वेस्टमेंट में है, आपके कहने के हिसाब से आर्बिट्राज को भले टैक्स पर्पसेस से इक्विटी के समकक्ष माना जाता है। इक्विटी के जो टैक्स के नियम हैं उसको सब नियम लगते हैं, इसलिए इट्स अ वेरी टैक्स फ्रेंडली प्रोपोजिशन। बट आपके हिसाब से इसमें कोई रिस्क जो इक्विटी के साथ एसोसिएटेड है वो नहीं है। ये मैं
समझ सकता हूँ? 110% मुकेश भाई, इसमें कहीं पे भी कोई भी आपकी ओपन इक्विटी की पोजीशंस नहीं है। अगर कल मार्केट अगर 2000 पॉइंट भी गिर रहा है तो इसमें आपका एक भी रुपए का एनएवी नेगेटिव नहीं हो सकती है, बिकॉज एनीवे वो आपने कहीं ना कहीं फॉरवर्ड पोजीशंस में स्क्वायर अप या हेज करके रखा हुआ है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ हेज करके रखते हो तो कहीं भी आपका एटलीस्ट कैपिटल लॉस नहीं हो सकता है। तो लॉस नहीं होगा, ये खुश खबर है। बट एट द सेम टाइम इक्विटी के कंपैरिजन में आर्बिट्राज में स्पेक्टेकुलर गेन्स, माना डबल डिजिट 12-15% के गेन भी होने की इतनी संभावना शायद नहीं है। वुड इट बी करेक्ट टू से दैट? 110% मुकेश भाई, कोर्स अगर ये आपको जो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तकरीबन जो आपका मार्केट में टैक्स फ्री रेट्स रहता है, जो हम लोग उसको आरबीआई का रेपो रेट बोलते हैं, तो अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल का भी अगर आप उसका पास परफॉर्मेंस देखोगे तो तकरीबन 7% के आसपास दिया हुआ है। बट अगर मार्केट का 3 साल का अगर आप रिटर्न चेक करने की कोशिश करोगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 20% उसका CAGR है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो टैक्स फ्री रेट्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के जो रेट्स होते हैं, उसके तकरीबन आसपास उसके रिटर्न्स मिलते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका निष्कर्ष हम इस तरीके से हमारे दोस्तों को, दर्शकों को बताए कि अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट्स में हैं और इक्विटी के टैक्सेशन का, इक्विटी के पीरियड ऑफ होल्डिंग का आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है, विशेष तौर से पहले तो 10% हुआ करता था, अब भी 12.5 है, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कि जो अदरवाइज 30% में जा सकता है। तो उसके लिए ये एक अट्रैक्शन है कि विदाउट रिस्क I can get a steady return. Correct, sir. तो उसके लिए दोस्तों ये आर्बिट्राज इज़ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, यू कैन कीप इट इन माइंड। एंड जैसे हम कहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नॉट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो आपके पोर्टफोलियो में आर्बिट्राज का भी कुछ कंपोनेंट आप ज़रूर रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 50AA का जो कुछ भी डेफिनेशन है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके तहत एटलीस्ट क्या आपको लग रहा है कि क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, ऐसी क्या प्रोडक्ट्स नई इंट्रोड्यूस की हुई है, मुझे उसके लिए आपसे समझना है। समीर भाई, इसके लिए हमें जो 50AA का थोड़ा एक हिस्टोरिक ओवरव्यू है वो ले लेना चाहिए। जैसे आपको ध्यान है कि ये प्रोविज़न फाइनेंस एक्ट 23 से आया, वित्तीय वर्ष 23-24 से। सो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये प्रोविज़न जब आया, तब हमने जैसे हमारे लास्ट एपिसोड में देखा था कि कहीं डेट फंड ऐसा टर्म यूज़ नहीं किया गया, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड उन्होंने यूज़ किया है। और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की जो डेफिनीशन उस समय पे जो इंट्रोड्यूस की गई, और जिसमें 23-24 और 24-25 दो वित्तीय वर्ष में वही डेफिनीशन अमल में रही, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये डेफिनीशन में एक अमेंडमेंट किया गया। माना लास्ट फाइनेंस एक्ट 24 में ये अमेंडमेंट आया, पर कहा गया कि इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस करंट ईयर। तो वो एक इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट आया, उसके कारण जो आपने कहा ना कि एक नई कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जिसके बारे में हम आज हमारे दर्शकों को काफ़ी समझाएंगे, क्योंकि अभी बहुत लोगों को इसके बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या अमेंडमेंट है, जैसे मैंने आपको समझाया, पहले स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कि दोस्तों 50AA में जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड वो जो निवेश करता है, उसके निवेश में अगर 35% से ज़्यादा इक्विटी नहीं है तो उसको स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब 1 अप्रैल 25 से, माना करंट फाइनेंशियल ईयर से ये जो अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ, हम उसको आप कहेंगे कि ये, कई लोग कहेंगे ये तो 1426 लिखा है, तो 1426 इज असेसमेंट ईयर, क्योंकि असेसमेंट ईयर 26-27 मीन्स फाइनेंशियल ईयर आपका प्रीवियस ईयर 25-26 का हुआ। तो इसमें वो पूरी जो डेफिनेशन है ना, उसका शीर्षासन कर दिया उन्होंने, उलट पुलट कर दिया। क्या किया, अब वो इक्विटी
के परसेंटेज को अंदर से उन्होंने निकाल दिया रेफरेंस। अब रेफरेंस ये है कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड वुड मीन जो म्यूचुअल फंड का 65% से ज़्यादा 65% से ज़्यादा डेट या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। अब इसके कारण हुआ क्या कि पहले 35% का जो इक्विटी का क्राइटेरिया था कि उससे ज़्यादा निवेश नहीं है, तो मान लीजिए इंटरनेशनल इक्विटी है, गोल्ड या सिल्वर ETF है, वो प्रकार के जो फंड्स थे ना, वो सीधे 50AA के ट्रैप में आ जाते थे। लॉन्ग टर्म भी है तो भी वहाँ आ जाते थे। अब क्या हुआ कि ये जो नई डेफिनेशन लाई गई है, व्हाट डज इट से, जो फंड 65% से ज़्यादा डेट या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, उसको हम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड गिन के 50AA के प्रावधान लागू करेंगे। अब मैं डोमेस्टिक इक्विटी के बजाय जो मेरे और एसेट क्लास है, माना इंटरनेशनल इक्विटी है, बिल्कुल सर, समझिए गोल्ड ETF, सिल्वर ETF और कोई क्लासिफिकेशन आता है एसेट क्लास का, तो वो सब इक्विटी भले नहीं है, 1% इक्विटी नहीं चाहिए डोमेस्टिक की। बिल्कुल मेरे और एसेट क्लासेस, अब क्या है कि गोल्ड और सिल्वर आज एक काफ़ी लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट हो गए हैं, इंटरनेशनल इक्विटी भी काफ़ी पॉपुलर हो गई है। तो ये जो है, इसको अगर इसमें समाविष्ट किया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ 65% से कम मैं डेट में रखूं तो मैं 50AA के ट्रैप से बाहर आ गया। तो इस केस में क्या होगा, मैं 50AA में नहीं हूँ, 111A या 112A में तो जा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते, STT भी नहीं लगता है। तो इसके लिए जो हमारा एक सेक्शन 112 है, जो आपको प्रॉपर्टी के लिए गोल्ड, सिल्वर या और भी कोई कैपिटल एसेट है अदर देन इक्विटी, other than equity, because we have 111A, 112 and 112A. 111A is short term capital gain on equity, 112A is long term capital gain on equity, and 112 में जो 50AA में नहीं आते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स, माना जो हमने बताया विशेष कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स, वो कैपिटल एसेट तो है ही, उसमें अब डीम्ड कैपिटल गेन्स वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, उसको 112 के दायरे में आएंगे और उसको 12.5% का टैक्स लगेगा। सो मुकेश भाई, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि स्पेसिफिकली अर्लियर जो गोल्ड ETF थे, सिल्वर ETF थे या इंटरनेशनल मार्केट में जो कुछ भी मेरे फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट निवेश किया जाता था, उसके ऊपर मेरे मार्जिनल टैक्स लगता था। नाउ पर्टिकुलर दिस फाइनेंशियल ईयर्स ऑनवर्ड, उसको अगर मैं निवेश कर रहा हूँ उसमें, तो वो वहाँ पे 112 जो नया स्पेसिफिकली आप बात किया हुआ है वो सेक्शंस के अंदर आ रहा है। तो मेरा पुराना है, लेकिन ये अमेंडमेंट के हिसाब से अगर मैं 50AA के दायरे से बाहर निकलता हूँ तो मैं 112 में आऊँगा। मेरा अगला सवाल वही था सर कि इसके लिए क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग है, उसका टैक्स ट्रीटमेंट के लिए कब लॉन्ग टर्म उसको काउंट किया जाता है, कब उसको शॉर्ट टर्म काउंट किया जाता है? तो वो जो 1 ईयर का है ना, 1 साल वाला, वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि दैट इज एक्सक्लूसिव ओनली टू इक्विटी। बिल्कुल सर। सो वी विल, बिकॉज अब वी हैव ओनली 2, एक साल का है, एक 2 साल का है। 1 साल है वो इक्विटी के लिए लगता है और 2 साल है बाकी सब एसेट्स, माना प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन और ये जो विशेष प्रकार के म्यूचुअल फंड्स जिसको डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन में नहीं जाते हैं वो 112 में आ जाएंगे। तो इसको अगर हम ब्रीफली हमारे दर्शकों को बिल्कुल ये पॉइंट, क्योंकि नया है, मैंने जैसे आपको बताया, ख्याल आ जाए तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपने ये स्पेशल एसेट क्लास वाला कोई भी
इन्वेस्टमेंट किया। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड ये स्पेशल एसेट स्कीम वाले फीचर्स के साथ उन्होंने अब शुरू कर दिए हैं ऐसे प्रोडक्ट्स? सर बहुत सारे स्पेसिफिकली अगर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने बहुत सारे फंड्स लॉन्च किए हैं जिसमें स्पेसिफिकली 35% अप टू द आइदर दे यूज़ एज अ आर्बिट्रेज और रिमेनिंग एज अ डेट और द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। स्पेसिफिकली इंटरनेशनल जो कैटेगरी थी वो तो बहुत टाइम से मार्केट में अवेलेबल ही है। हम लोग गोल्ड ETF की बात करें, हम लोग सिल्वर ETF की बात करें तो वो भी बहुत सारे नए लॉन्चेस हो रहे हैं सर। सो आफ्टर पर्टिकुलर स्पेसिफिकली ये जो टैक्स में जो चेंजेस आए हुए उस बाद में यू कैन से दैट न्यू एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट इज ओपन अप, और इसके कारण जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, और मैं तो ये कहूँगा विशेष तौर से जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये 12.5% कि आप इक्विटी में नहीं है, डेट में भी नहीं है, बट दिस इज एन इन बिटवीन कैटेगरी जहां एक के बजाय 2 साल तक अगर आपको पेशेंस है निवेश के लिए तो 12.5% का 12.5% का स्पेशल टैक्स रेट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो, और ये हमारा एक गुरु मंत्र होगा कि एक ये नया एसेट क्लास जो उभरा है उस पर आप ज़रूर नज़र करिएगा। आर्बिट्राज के बारे में हमने बात की और ये जो है इसके बारे में, बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपको कहूँ कि एट सर्टेन टाइम्स शॉर्ट टर्म मे बी बेटर देन लॉन्ग टर्म, तो आप क्या कहेंगे? मुकेश भाई कैसे हो सकता है? मीन्स कि ऑलवेज भी जितना भी हमारा एक्सपीरियंस हमने तो देखा हुआ है कि ऑलवेज लॉन्ग टर्म इज बेटर देन द शॉर्ट टर्म। कुछ टैक्स का वहाँ पे मुझे कम रेट मुझे लगता है। कई बार आप उसको इस तरीके से अगर प्लानिंग करें तो शॉर्ट टर्म कैन बी बेटर देन लॉन्ग टर्म, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आपको आप जैसे एडवाइज़र हैं उन लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में घुस नहीं जाए, शॉर्ट टर्म में रहे। कि 50 AA जी 50 AA के कॉन्टेक्स्ट में जो लोअर स्लैब्स में आते हैं, माना 24 लाख से कम स्लैब्स में, तो उनके लिए तो 50 AA इज अ ब्लेसिंग। बिल्कुल सर। अब क्या है, आपका गोल्ड या सिल्वर या इंटरनेशनल इक्विटी वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो लॉन्ग टर्म किसके लिए बेनिफिशियल है? अगर वो 12.5 के एवरेज रेट के ऊपर के रेट में है, माना 25, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ में है, उनके लिए ये अच्छा है। अब ये छोटा इन्वेस्टर है, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अगर समझाऊं कि ये लॉन्ग टर्म में नहीं जाना है और शॉर्ट टर्म में रहना है। किस कारण से? कि लॉन्ग टर्म में आप जाते हैं, 2 साल हो गए और लॉन्ग टर्म में गए तो आपका टैक्स का रेट कितना हुआ? 12.5 फ्लैट लग जाएगा आपको। अब समझिए कि आपका एवरेज रेट जी सर केवल 5% या 10% ही है। बिल्कुल। और जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वी हैव अप टू 24 लैक्स तो आपको ग्रेडेड रेट के हिसाब से आपका एवरेज टैक्स रेट बहुत कम आता है। 12 लाख तक तो जीरो टैक्स है, क्योंकि रिबेट का भी फायदा मिलता है। 50 AA में है तो रिबेट का फायदा मिलेगा आपको। 112 में चले गए तो रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेशल रेट का टैक्स हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए? ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमारा वही प्रिंसिपल ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग कि 2 साल हो उसके पहले चर्न करके गेन निकाल के उस पर जो भी लोअर रेट का टैक्स या ज़ीरो रेट का टैक्स बनता है उसका फ़ायदा ले लीजिए। गेट री इन्वेस्टेड वंस अगेन एंड कंटिन्यू द चेन। तो हर 2 साल में आप साइकिल, उल्टी साइकिल, जनरली पीपल वांट कि हम लॉन्ग टर्म होए और फिर हम बेचें। यहाँ हम शॉर्ट टर्म में जब तक रहते हैं
तभी हम बेच के फायदा ले लें। बिल्कुल सर। तो ये सब होती क्या बातें टैक्स के लिहाज में हम उसके दायरे में बात करते हैं, कहीं खुशी है कहीं गम है। सो यू हैव टू वर्क आउट योर स्ट्रैटेजीज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और यही काम समीर भाई हम हमारे पिछले 6 एपिसोड से करते आए हैं, हम म्यूचुअल फंड की टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज। करेक्ट सर। तो हमारे आज के वो गुरु मंत्र आपके साइड से बिल्कुल, क्या है सर? तो गुरु मंत्र में सबसे पहले तो हमने देखा जी सर। कि आप ये जो विशेष इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको आप समझिए। बिल्कुल सर। आर्बिट्राज का भी ख्याल रखिए जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है तो, और इसके सिवा जी सर। जो ये पर्टिकुलरली इस फाइनेंशियल ईयर से जो आपका इन्वेस्टमेंट आया है उसको आप ख्याल में रखते हुए प्लीज़ इंश्योर कि आपको गोल्ड में, सिल्वर में, इंटरनेशनल इक्विटी में अगर इंटरेस्ट है बिल्कुल। तो गो फॉर इट। इफ़ यू आर इन द हायर ब्रैकेट लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, बिल्कुल। और अगर आप लोअर ब्रैकेट में हैं तो टैक्स हार्वेस्टिंग करके ये नियम याद रखिए कि एट टाइम्स इवन शॉर्ट टर्म इज बेटर देन लॉन्ग टर्म। जो भी हो लेकिन म्यूचुअल फंड तो सही है।